नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष सीखो के अंतर्गत आज हम आप सभी के लिए विशेष रूप से कुंभ लग्न की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। कुंभ लग्न की कुंडली के अंतर्गत हम कैसे जानें कि कुंभ लग्न की कुंडली का जो जातक है उसके जीवन में जमीन जायदाद, मकान आदि का जो सुख है उसको कब प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, क्या अधिक परिश्रम के उपरांत प्राप्त होगा या बहुत कम परिश्रम से ही उसको वह सुख प्राप्त होगा। इन सभी स्थितियों को जानेंगे आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रोचक, ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम को। आशा करता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वह सभी पेन और पेपर लेकर बैठ गए होंगे। यदि किसी को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो यहाँ नीचे जो नंबर चल रहा है वहां आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और वह जान सकते हो। अपने व्यक्तिगत प्रश्नों को वहां पर आप जान सकते हो। यदि कोई सार्वजनिक प्रकार का प्रश्न है जिस पर हम कोई कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ सकें तो वहां आप उसको यहाँ पर YouTube पर हमें दे सकते हो। तो कार्यक्रम के नीचे ही जो कमेंट बॉक्स है कमेंट में वह कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। कुंभ लग्न की कुंडली में किस प्रकार से हम भू संपत्ति अर्थात जमीन जायदाद के योग का विश्लेषण करें। सबसे पहले कुंभ लग्न की कुंडली की पहचान यह है कि यदि जन्मांक चक्र में जो सबसे ऊपर वाला खाना होता है जिसको हम लग्न भाव कहते हैं, उस लग्न भाव में यदि 11 अंक लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि वह कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्न की कुंडली में जो लग्नेश होते हैं वह शनि देव होते हैं और यहाँ पर शनि लग्नेश होते हैं और वहीं गुरु जो होते हैं वह धन भाव के अधिपति अर्थात द्वितीयेश हो जाते हैं और जो पराक्रम भाव के अधिपति हैं वह मंगल हो जाते हैं। सुख भाव के अधिपति इस कुंडली के अंतर्गत शुक्र होते हैं और पंचम भाव के अधिपति इस कुंडली के अंतर्गत बुध होते हैं और षष्ठ भाव के अधिपति चंद्रमा और सप्तम भाव के अधिपति यहाँ पर सूर्य देव हो जाते हैं। अष्टम भाव के अधिपति बुध होते हैं और नवम भाव के अधिपति भी यहाँ पर शुक्र होते हैं। तो कहने का अर्थ यहाँ आप देख पाओगे कि जो शुक्र हैं वो केंद्राधिपति भी हैं और शुक्र यहाँ पर नवम के अधिपति अर्थात भाग्य भाव के अधिपति भी हैं। तो शुक्र को त्रिकोणाधिपति और केंद्राधिपति इन दोनों का एक महत्व है जो प्राप्त हुआ है, इसलिए शुक्र या इस कुंडली के अंतर्गत अति योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आएंगे। वहीं जो दसम भाव के अधिपति हैं वह मंगल हो जाते हैं, तो मंगल पराक्रमेश भी हो गए और कर्मेश भी हो गए। वहीं गुरु एकादश भाव के अधिपति होते हैं और दूसरे भाव के अधिपति भी होते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि गुरु इस कुंडली के अंतर्गत कहीं जहाँ अचल संपत्ति, कुटुंब आदि से संबंधित उनको अधिकार क्षेत्र प्राप्त हुआ है, वहीं उनको आय से संबंधित भी अधिकार क्षेत्र प्राप्त हुआ है, वे आयस भी कहे जाएंगे। वहीं शनि को यहाँ पर लग्नेश होने के साथ में व्यय भाव का अधिपति भी माना गया है कुंभ लग्न की कुंडली के अंतर्गत। यहाँ पर हमने एक संक्षिप्त रूप से यह कुंडली को पूरी प्रकार से जान चुके हैं। अब यहाँ पर आपको विशेष रूप से मंगल को ध्यान में रखना होगा क्योंकि हम भू संपत्ति की बात कर रहे हैं, जमीन जायदाद मकान आदि के योग से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। उसलिए जो मंगल है वह इससे संबंधित कारक माने जाते हैं, तो कारक का वहां पर बल देखना बेहद आवश्यक है। कारक कितने ज्यादा शुभ स्थिति में है यह देखना बेहद आवश्यक है। तो मंगल की स्थिति को अवश्य देखिए। साथ ही साथ यहां पर अब हम देखें कि जो शुक्र हैं इस कुंडली के अंतर्गत शुक्र अति योगकारी ग्रह हैं, वह सुखेश भी हैं और भाग्येश भी हैं। तो भाग्य भाव के अधिपति का भी जो भूमिका है वह निभा रहे हैं और वहीं वह सुख भाव के अधिपति की भूमिका भी निभा रहे हैं। यदि इस कुंडली के अंतर्गत शुक्र स्वयं दूसरे चतुर्थ भाव में बैठे हों और या वह शुक्र नवम भाव में बैठे हों, इस अवस्था में या वह शुक्र इस स्थिति में बैठे हों जो उच्च स्थिति हो जाती है शुक्र की, यह स्थितियां शुक्र के लिए बहुत ही अच्छी हैं। वैसे शुक्र अगर यहां भी बैठे तो कोई परेशानी नहीं है, वह भी अच्छी स्थिति है क्योंकि यह इनके मित्र का लग्न उनका मित्र है।
क्योंकि शनि और शुक्र की मित्रता है तो ये नैसर्गिक मित्रता है, इसलिए यहाँ पर भी कोई परेशानी नहीं है शुक्र को यहाँ विराजित होने में। तो यह स्थिति जो होगी शुक्र की वह बहुत ही अच्छी होगी इस कुंडली के अंतर्गत, और यह उस व्यक्ति के जीवन में विशेष रूप से जब भी इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो भी स्थिति आएगी अपनी दशा काल में, यह उस व्यक्ति के जीवन में सुख, जो भूमि आदि से, मकान आदि से जो सुख है वह अवश्य प्रदान करने वाले होते हैं, और बहुत ही सुसज्जित मकान उसको दिलाने का, सुसज्जित भवन उसको दिलाने का ये कार्य करते हैं। तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है। भूमि का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख उनको दिलाने वाली यह स्थिति हो जाती है। वहीं यदि जो शुक्र हैं वह यदि दसम भाव में विराजित हो और मंगल इस कुंडली के अंतर्गत चतुर्थ भाव में विराजित हो, जब भी यह स्थिति बने तो निश्चित रूप से आप यह कह सकते हो कि उस व्यक्ति के जीवन में एक विशिष्ट प्रकार का मकान और जमीन जायदाद आदि का जो सुख है वह निश्चित रूप से इन दोनों की महादशा अथवा अंतरदशा के अंतर्गत अवश्य वह स्थिति बनती है, उसको यह प्राप्त होते हैं। आगे हम देखें कि अगर मंगल की स्थिति को ही हम देखते चलें कि जो मंगल हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल दशमेश हैं और यहाँ पर जो शुक्र हैं वह चतुर्थेश है, तो मंगल की स्थिति को आपको देखना होगा कि मंगल अगर यहाँ पर चले गए तो वह नीच अवस्था में हो गए, तो ऐसी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। तो वहां पर वह कहीं ना कहीं भूमि से संबंधित विवाद आदि को वहां पर प्रेजेंट करते हैं कि उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर में भूमि से संबंधित पढ़ना पड़ेगा। तो यह स्थिति इस प्रकार से बन जाती है। वहीं यदि जो शुक्र हैं, यदि शुक्र वह इस कुंडली के अंतर्गत इस भाव में चले जाते हैं, दूसरे भाव जो अचल संपत्ति का भाव है, और इनके ऊपर शुभ ग्रहों की जैसे कि बृहस्पति आदि की जो दृष्टि है, यदि बृहस्पति की दृष्टि इनके ऊपर जाती है तो वहां पर यह स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। बृहस्पति की दृष्टि कब जाएगी? जब 1 2 3 4 5 या तो गुरु यहां बैठे हों, तो यहां बैठे हों तब भी यह शुक्र को देखेंगे तो बड़ी अच्छी स्थिति बनेगी। तो निश्चित रूप से बहुत ही आलीशान जो भवन है उस व्यक्ति को प्राप्त होता है, और साथ ही साथ जमीन जायदाद, खेत खलियान आदि भी उसके भाग्य में होते हैं। वह निश्चित रूप से बहुत सुखी व्यक्ति माना जाता है, उसको कुटुंब आदि का सुख भी प्राप्त होता है। क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो कुटुंब भाव के अधिपति की दृष्टि अपने भाव पर होगी, और वहीं पर जो शुक्र हैं जो कि सुख भाव के अधिपति हैं, तो वह यदि दूसरे भाव में बैठेंगे तो निश्चित है उस भाव से संबंधित सुख में भी वृद्धि करेंगे। ये आप निश्चित रूप से देखोगे कि जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो निश्चित रूप से उस जातक के जीवन में बहुत ही अच्छी स्थिति आएगी। अब यदि हम देखें कि जो शुक्र हैं वह अगर शुक्र एकादश भाव में विराजित हो जाए या शुक्र दूसरे भाव में विराजित हो जाए, तो ऐसी स्थिति जब भी रहती है तो उस व्यक्ति को बहुत ही कम परिश्रम से वह संपत्ति प्राप्त हो जाती है। जो संपत्ति वह चाहता है वह बहुत ही कम परिश्रम से उसको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि यहां पर जो शुक्र हैं वह भाग्येश भी हैं, जो भाग्य की वृद्धि भी करेंगे और सुख भी देंगे। और जब भी जो भाग्येश और सुखेश जब भी एकादश भाव में चले जाएं, ध्यान दीजिए, जब भी एकादश भाव में चले जाएं, या हम ये कह सकते हैं कि वह धन भाव में चले जाएं, तो ऐसी स्थिति जो होगी, क्योंकि सुखेश और भाग्येश अगर धन भाव में चले जाएं, धन भाव में स्थित हो जाएं या फिर आय भाव में स्थित हो जाएं, तो उस व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से बहुत कम परिश्रम से, ये कहिए कि बिना परिश्रम की भी आप ये कह सकते हो कि बहुत ही अल्प परिश्रम से उस व्यक्ति के जीवन में, उसके भाग्य में ये कहिए कि वह लिखा हुआ होता है, उसको निश्चित रूप से वह संपत्ति प्राप्त होती है। अगर यहां पर यह शुक्र दूसरे भाव में चले जाते हैं जो कि उच्च की अवस्था में भी आ जाते हैं, अब दूसरे भाव में गए तो ये कुटुंब का भाव है, तो कहीं ना कहीं उसको पारिवारिक संपत्ति भी प्राप्त होती है। तो पारिवारिक भूमि आदि है तो उसका सुख उसको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। हमको देखना क्या होगा कि अगर इनके साथ में कोई पाप ग्रह आदि है तो वो कहीं ना कहीं इनके जो शुभत्व है उसमें कमी लाएंगे और वहां पापत्व को बढ़ाने वाली स्थिति हो जाती है। तो वहां पर आपको इन सभी स्थितियों का ध्यान रखते हुए पूरा फलादेश करना चाहिए। एक ही ग्रह से न तो कोई योग बनता है नहीं बिगड़ता है, इसलिए
वहां पर जब समुचित रूप से आप ये पूरी तरीके से देख लो कि हाँ यहाँ पर यह स्थिति है, तो वहां उसका फलादेश करना चाहिए। लेकिन जब हम अकेले भू संपत्ति से संबंधित योग को देखेंगे तो वहां पर हमको यह सूत्र अवश्य देखने चाहिए, क्योंकि ये निश्चित रूप से अपनी सटीकता से कार्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि यदि हम देखें कि जो शुक्र हैं, अगर शुक्र यहां पर नीच अवस्था में आ जाते हैं, ध्यान से देखिए, नीच अवस्था में आ जाते हैं या यहां पर विराजित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति जब भी शुक्र की बनेगी तो वहां पर विशेषकर अष्टम में जो स्थिति बनेगी इस कुंडली के अंतर्गत, वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। उस व्यक्ति के जीवन में जो भी सुख है उनमें परेशानियां उसको देखने को मिलेंगी। जमीन जायदाद से संबंधित बहुत सारी परेशानियां उसके सामने होंगी, बहुत सारे शत्रु उसके सामने होंगे, और ये कहिए कि जमीन जायदाद कहीं ना कहीं फंसने वाली जो स्थिति है वह भी वहां पर आएगी, क्योंकि ये रहस्य का भाव है। अगर सुखाधिपति रहस्य भाव में चले गए, गुप्त भाव में चले गए, तो उनको ये पता नहीं है कि जमीन अगर खरीदी है तो उसमें आगे क्या झगड़े आएंगे, सब कुछ अनिश्चित होता है, सब कुछ अनिश्चित होता है, तो कहीं ना कहीं परेशानियां भी अनिश्चित होती हैं, और ऐसी परेशानियां सामने आती हैं जो व्यक्ति सोच नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति अगर हो तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और आपको छानबीन करके ही वह कार्य करना चाहिए। और खासकर कि यदि इस तरह की स्थिति बन रही हो तो आपको निश्चित रूप से उनसे संबंधित जो उसके अनिष्ट हैं उनको शांत करने का प्रयास भी करना चाहिए। बेशक आप उसको उसकी संबंधित जो भी उपाय हैं वह उपाय करें ताकि उसमें शांति मिल सके। अगर हम देखें कि यदि शुक्र दूसरे भाव में है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, तो अगर शुक्र यहां दूसरे भाव में बैठे हैं तो निश्चित रूप से उसको जमीन का सुख देंगे, पृथ्वी उसको निश्चित रूप से प्राप्त होगी, जमीन जायदाद आदि उसे निश्चित रूप से प्राप्त होगी, क्योंकि ये सुख भाव के अधिपति हैं और ये दूसरे भाव में बैठते हैं तो निश्चित रूप से संपत्ति देने वाले होते हैं। अब यदि हम देखें कि जो शुक्र हैं वह यहां विराजित हो जाए और जो गुरु हैं वह यहां पर विराजित हो जाए, जब भी यह स्थिति बनेगी तो उस व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से बिना परिश्रम के, या ये कहें कि बहुत अल्प परिश्रम से, उस व्यक्ति को भूमि आदि का जो सुख है वह प्राप्त होता है। अगर इसी के साथ में जैसे गुरु यहां पर बैठे हों और शुक्र या तो यहां बैठ जाएं, इनके साथ में बैठ जाएं, या यहां पर शुक्र बैठ जाए, जब भी ये ऐसी स्थिति बनेगी तब भी उस व्यक्ति के जीवन में जो सुख प्राप्त होगा जमीन जायदाद का वह बहुत ही अचानक से प्राप्त होता है, और वह उसको यह अनुमान नहीं होता कि उसको इतने कम परिश्रम से इतना अच्छा सुख प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर यह आप देख सकते हो। अब हम देखें कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अगर आपको देखना है कि उसको बहुत बड़ा भूखंड, या ये कहें कि जमीन जायदाद, बहुत बड़े जमीन जायदाद जिसको हम जमींदार कहते थे, तो जमींदारी उसके जीवन में है या नहीं, अर्थात बहुत जमीन जायदाद का वह मालिक होगा या नहीं, जिसके पास में बहुत सारी खान आदि होती हैं, तो वह स्थिति कब आती है। तो ध्यान दीजिए कि जब भी, यहां मैं दिखा देता हूं लग्नेश, हम देखें लग्नेश को तृतीय भाव के अधिपति को देखेंगे और चतुर्थ भाव के अधिपति को देखेंगे, पंचम भाव के अधिपति, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव के अधिपति को देखेंगे। यदि इन भावों के अधिपति केंद्र अथवा त्रिकोण में, ध्यान दीजिए केंद्र, ये केंद्र हो गया, केंद्र अथवा यहां तक केंद्र अथवा त्रिकोण, केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हैं। ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया, आप ध्यान से देखिए कि यदि लग्न भाव के अधिपति जो हो जाते हैं शनि, तीसरे भाव के अधिपति जो हो जाते हैं मंगल, और चौथे भाव के अधिपति जो हो जाते हैं शुक्र, पांचवें भाव के अधिपति जो बुध हो जाते हैं, छठे भाव के अधिपति चंद्रमा, सातवें भाव के अधिपति सूर्य, और नवम भाव के अधिपति जो शुक्र हैं तो शुक्र आ गए, और वहीं द्वादश भाव के अधिपति शनि। तो यहां पर ये यदि त्रिकोण भाव में, इस भाव में बैठे, यहां बैठे या फिर यहां बैठे और केंद्र में बैठे, तो जब भी यह स्थिति बनेगी तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से बहुत ज्यादा जमीन उसके पास होगी, जमींदार वह कहलाएगा, और उसके पास में ये सुख अवश्य रहता है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लेकर आएंगे मीन लग्न की कुंडली में भू संपत्ति अर्थात जमीन जायदाद के योग का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।